हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे जनरल को पार्ट 2। इसमें जनरल की नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे जो एंट्रियाँ करेंगे, कंपाउंड एंट्री करेंगे और डिस्काउंट वाली एंट्रियों को करना सीखेंगे। अब कब सबसे पहले सीखेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मीनिंग क्या है? कंपाउंड एंट्री का मीनिंग है जब किसी भी जनरल एंट्री के अंदर दो या दो से ज्यादा अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे हों, या दो से ज्यादा अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो रहे हों, या डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहे हों, एक से ज्यादा अकाउंट, तो वो सारी की सारी एंट्रियां कंपाउंड एंट्रियां होती हैं। सेकंड हम यहां पर सीखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट टू टाइप का होता है। डिस्काउंट पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड जो होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो जिस टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट होता है उस टाइम पर एंट्रियां कैसे करते हैं, और कैश डिस्काउंट होता है तो कैसे एंट्रियां करते हैं, या दोनों डिस्काउंट होते हैं तो किस तरह से एंट्रियां करते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम ये दोनों टाइप की एंट्रियां करना सीखेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं कंपाउंड एंट्री को। कंपाउंड जो जनरल एंट्री होती हैं उनको जब करते हैं हम, तो क्या होता है, कंपाउंड जनरल एंट्री के टाइम पर जब हमारी एंट्री या तो दो, किसी भी जनरल एंट्री के अंदर या तो दो अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे होंगे, या दो अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो रहे होंगे, या फिर दोनों एक साथ हो रहा होगा, जैसे भी कंडीशन होगी वो सारी कंपाउंड एंट्री होती है। हम एग्जांपल लेकर के इनकी हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर्मेट हमें जनरल एंट्री का पता है। फॉर्मेट में 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ अमाउंट डेबिट, फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। इस तरह से 5 कॉलम बनते हैं। उन्हीं 5 कॉलम में हमें यहाँ पर एंट्रियां सॉल्व करनी होती हैं। तो कंपाउंड एंट्रियां करना सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि अजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। ठीक है, अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश लेकर के और 20,000 रुपीज फर्नीचर लेकर के। तो यहाँ पर दो अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, दोनों को बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पर अजय ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो उस टाइम पर जनरल एंट्री जो हमारी हो जाती है वो ये हो जाती है कि जो भी चीज बिजनेस में स्टार्ट लगाते हैं वो सारी चीजें डेबिट होती है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपीज का कैश बिजनेस के पास आया है। दूसरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपीज का फर्नीचर यहां बिजनेस के पास आया है। और लास्ट 2 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी कुछ उसमें लगता है वो सब कुछ कैपिटल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है पूरे 70,000 रुपीज कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो ये अपनी कंपाउंड एंट्री होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड एंट्री का। मान लीजिए गुड्स परचेज from Raj for ₹60,000 and 50% amount paid in cash। अब हमने यहाँ पे एक और सेकंड एंट्री ले ली है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राज फॉर ₹60,000, यानी 60,000 रुपीज का गुड्स हमने राज से परचेस किया है, एंड 50% अमाउंट पेड इन कैश, जिसमें कि हमने 50% अमाउंट कैश में पे कर दिया है। तो इस कंडीशन पे भी कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। जिस तरह से इस बिजनेस एंट्री में दो अकाउंट एक साथ डेबिट हो गए, ठीक है, तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई, यानी एक साथ दो अकाउंट आज में आ गए। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एंट्री को भी हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे, गुड्स परचेस किया है हमने राज से 60,000 रुपीज का, और जिसमें से 50% अमाउंट हमने कैश पे किया है, तो इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं। दो एंट्री मींस पहले तो गुड्स परचेस करने की एंट्री कर लें राज से, ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री में 50% अमाउंट कैश पे कर दें। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, इन दोनों एंट्रियों को मर्ज करके एक ही एंट्री बना दी जाती है, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, हमने परचेस किया है गुड्स, तो परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस हमने कितने रुपए का किया है गुड्स, परचेस जो हमने गुड्स किया है वो किया 60,000 रुपीज का, तो परचेस हमारा डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपीज से। टू कैश अकाउंट
कैश हमने कितना पे किया 60,000 का 50% मीन्स 30,000 रुपीज हमने यहाँ पर कैश पे कर दिया, तो 30,000 रुपीज कैश में आ जाएगा। अब 30,000 रुपीज और रह गए इसके, तो वो किसके नाम से आ जाएंगे, वो इस पर्सन के नाम से आ जाएंगे, यानी राज के नाम से, क्योंकि राज को हमने अभी पेमेंट दिया नहीं है, जो फ्यूचर में हमें पे करना है, तो राज इतने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गए। तो इस तरह से हम, ये परचेज वाली कंपाउंड एंट्री हो गई। तो इस तरह से ये कंपाउंड एंट्रियां होती हैं, जिस एंट्री के अंदर या तो एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी एंट्रियां होती हैं वो कंपाउंड एंट्रियां होती हैं। एक एग्जांपल और इनके लिए हम ले लेते हैं, उससे और से सीख लेते हैं कंपाउंड एंट्री किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं, सैलरी पेड ₹5,000 and wages paid ₹2,000, और ले लेते हैं इसमें रेंट पेड ₹4,500। इस तरह से हमारी ये तीन एंट्री हो गई, सैलरी पेड 5,000, वेजेस पेड 2,000 और रेंट पेड 4,500 रुपीज। इस तरह से अब इनकी तीन एंट्री अलग अलग करें और एक इनकी कंपाउंड एंट्री बना करके देख लेते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसकी तीन सेपरेट एंट्री अगर पास करते हैं तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकी सेपरेट एंट्री हमने कर दी। इसकी 5,000 रुपीज की एंट्री है, ये 5,000 यहाँ पर भी आ गए, ये 5,000 यहाँ है, सॉरी ये 2,000 रुपीज की एंट्री है, तो 2,000 यहाँ पर भी हमने लिख दिए। ये फिर से 4,500 की है और ये 4,500 यहाँ पर हमने लिख दिए। इस तरह से हमने इनकी सेपरेट 3 एंट्रियां कर ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इन्हीं एंट्रियों को अगर कंपाउंड करें तो किस तरह से कर सकते हैं। जब सेम डेट पर एक साथ एंट्रियां होती हैं और एक जैसी एंट्रियां होती हैं तो हम इनकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कंपाउंड एंट्री हम देखो कैसे करते हैं। सैलरी डेबिट हो रहा है, वेजेस डेबिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है और तीनों ही एंट्रियों में कैश क्रेडिट हो रहा है सेम डेट पर। तो कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे इसकी, यहां पर हम कंपाउंड एंट्री कर देंगे सैलरी डेबिट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी एक से ज्यादा अकाउंट यहां पर डेबिट हो गए। तो अब हम इनका सबका अमाउंट ले देते हैं। जैसे रेंट हमारा, सॉरी सैलरी 5,000 है और वेजेस 2,000 है, रेंट 4,500 है। तो टोटल मैं कितना 5 और 2 7 और 4 11,500 रुपीज। तो इस तरह से हमारी ये कंपाउंड एंट्री हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। यानी कि एक ही एंट्री में या तो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो, यानी एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट या जितने या डेबिट क्रेडिट दोनों। तो इस तरह से जो एंट्रियां होती है वो कंपाउंड एंट्री होती है। एक ही जैसे नेचर की एंट्रियों को, सारी की सारी पेमेंट की एंट्रियां, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, सारी एंट्रियों में सब में कैश क्रेडिट हो रहा है। एक अकाउंट लेकिन सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि इन एंट्रियों में कैश कॉमन है जो क्रेडिट हो रहा है, तभी हमने इन एंट्रियों को मिलाकर एक कंपाउंड एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी कंपाउंड एंट्री हो गई। अब आगे समझते हैं हम डिस्काउंट पर एंट्रियों को जब इशू करते हैं तो उसे किस तरह से करते हैं। यस, तो हम समझ लेते हैं डिस्काउंट को कि डिस्काउंट को हम किस तरह से करते हैं। तो डिस्काउंट मैंने यहां पर बताया था आपको 2 टाइप का डिस्काउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर होता है वो अपने गुड्स के प्रिंट प्राइस पर, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है उस पर देता है, वो हर कस्टमर को दिया जाता है। यानी किसी भी टाइप का कस्टमर हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट खरीदे चाहे 1,000 प्रोडक्ट पीसेस खरीदे, उसको ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी क्या होता है, सेलर जो होता है अपनी बुक्स में इसकी कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं करता, बस वो प्रिंट प्राइस से इसे लेस करके इग्नोर कर देता है। उसके बाद कैश डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो ओनली कैश ट्रांजेक्शन के टाइम पर दिया जाता है। टाइम पीरियड जो भी आपको दिया गया, जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो तो उस टाइम पर आपको ये कैश डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद में।
ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट होता है, इसकी हम एंट्री करते हैं क्योंकि ये इसके साथ कंडीशन है कि कैश पेमेंट होगा तभी ये डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंडीशनल डिस्काउंट हो गया कैश डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट पे कोई कंडीशन नहीं होती, ये सबको दिया ही जाता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन दोनों डिस्काउंटों की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 5,000 रुपीज का गुड्स हमने राम को सोल्ड कर रहे हैं एट 10%, मान लेते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने गुड्स सोल्ड किया राम को 5,000 रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक, इस टाइम पर हम क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किस तरह से गुड्स को करना है। पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं राम को गुड्स सोल्ड करने की। राम को गुड्स सोल्ड करने की एंट्री क्या होती है? राम डेबिट, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बताया गया कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट सपोज करेंगे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले तो हमने यहां पर एंट्री पास कर ली, जो हमने एंट्री लिख दिया राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके। ठीक है, अब इस एंट्री में हमें अमाउंट लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर देते हैं लेस करके। जैसे कि हमारी 5,000 रुपीज का यहाँ कॉस्ट है, 5,000 रुपीज की जो कॉस्ट है जिसको हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, इस पर माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 5,000 का 10% निकालते हैं तो 500 रुपीज आ जाता है, तो 4,500 रुपीज हमारी सेल प्राइस बच जाती है यहाँ पर। तो सेल प्राइस हमारा 4,500 बच गया है, तो ये जो एंट्री होगी ये 4,500 रुपीज से होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके इग्नोर कर देते हैं, उसकी एंट्री हम कहीं पर भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी एंट्री हो गई, यानी कॉस्ट अपनी 5,000 थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया उसका 10% 500 रुपीज, सेल प्राइस हो गया अपना 4,500। तो इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमने कर दी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होते हैं यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, इसमें लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000, या 10,000 ले लेते हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर हमने गुड्स सोल्ड किया है राम को फॉर 10,000 रुपीज का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पर। ठीक, दोनों डिस्काउंट दिए गए हैं, लेकिन इस एंट्री में अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये गुड्स जो है वो राम ने कैश परचेस किया है या कैश का पेमेंट कर दिया, कुछ भी नहीं बोला हुआ। हम इसमें थोड़ा सा इंक्लूड और कर देते हैं कि उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर दिया, 5% कैश डिस्काउंट पर दिया है राम। इसके बाद लिख देते हैं राम मेड पेमेंट बाय चेक, राम ने चेक से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, यानी गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। राम मेड पेमेंट बाय चेक, राम ने चेक से पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब चेक से पेमेंट हो रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान रखेंगे, चेक हमारे पास रिसीव हो रहा है तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अकाउंट में नहीं है, तो उस टाइम पर कि ये चेक जो हमारे पास आया है वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है या आफ्टर डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद में डिपॉजिट किया है। कोई इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल में हमारे फ्यूचर में नहीं है, तो हम सपोज करते हैं कि सेम डे चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल में होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर हम ये सपोज करके चल रहे हैं सेम डे चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन एंट्री करते हैं सेल की, और यहाँ कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना अमाउंट क्या होता है। तो हमारी जो कॉस्ट है गुड्स की, वो कॉस्ट है अपनी 10,000 रुपीज की। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी 10,000 रुपीज की कॉस्ट है। सबसे पहले से उसे माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000, तो कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी 9,000 रुपीज, यानी सेल प्राइस अपना निकल के आ गया 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए में इस गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। अब वो हमें चेक से पेमेंट कर रहा है तो 5% कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि कैश पेमेंट पर ही कैश डिस्काउंट होता है। तो चेक से पेमेंट करें या कैश दे दे, बात एक ही होती है। तो इस पर हम माइनस करेंगे यहाँ पर कैश डिस्काउंट, यानी सीडी माइनस करेंगे एट द रेट 5%। तो 9,000 का 5% होता है 450 रुपीज। तो यहाँ पर 8,550 रुपीज जो आ जाएगा वो चेक से पेमेंट हुआ था बैंक में आ जाएगा।
ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर लिया कि कॉस्ट हमने 10,000 की थी, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 चला गया, माइनस करके 9,000 सेल प्राइस बचा, जिसमें से कि कैश डिस्काउंट 450 कर लिया, बैंक पेमेंट। अब हम इतने की तो एंट्री करते नहीं है, इस पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी इतने की एंट्री, इस पोर्शन की हमें एंट्री करनी है। यहाँ सेल भी है, कैश डिस्काउंट भी है और बैंक भी है। अब गुड सोल्ड किया है तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट, सॉरी हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो जब हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं किसी से तो डिस्काउंट रिसीव होता है और हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो रहा है, अपना सेल्स हो रही है। तो यहां पर्सन का नेम कहीं नहीं आएगा राम का, क्योंकि यहां पर कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सेल्स जो हुई थी वो अपनी पूरी 9,000 रुपीज की हुई थी, 9,000 आ जाएंगे सेल क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में, और डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट कितने का, 450 का, और बैंक से जो चेक मिला हुआ हमें 8,550 रुपीज का मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो ये डिस्काउंट आ गया जहां ट्रेड और कैश दोनों ही डिस्काउंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एंट्री कर ली। एक एंट्री और लेके एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक और एंट्री हम सपोज कर लेते हैं, थोड़ी सी इस तरह की एंट्री लेते हैं कि गुड्स हमने सोल्ड किया था प्रीवियस में 5,000 रुपीज का, ठीक है। और वो जो पर्सन है, अपना जो डेटर्स है, वो हमें फाइनल सेटलमेंट कर रहा है, अपना जितना भी उसका बनता है वो अपना फाइनल सेटलमेंट हमारा कर रहा है। तो फाइनल सेटलमेंट में वो हमको कुछ अमाउंट कम दे रहा है। तो कम दे रहा है तो किस तरह से कर रहा है हमें ये देख लेते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या एंट्री करते हैं कि फाइनल सेटलमेंट जितना भी अमाउंट हुआ था उसमें से अमाउंट कम करके एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी डेटा से हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि अजय पेड रुपीज 9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 10,000, ठीक है। यानी कि अजय एक पर्सन है जो हमारा डेटर्स है, वो 9,500 रुपीज के सेटलमेंट कर रहा है अपने अकाउंट को, जो कितने रुपए का था, जो कितने रुपए का अमाउंट था, 10,000 रुपीज का कोई अकाउंट था। यानी कि अजय पेड 9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 की जगह वो हमें कितना दे रहा है, 9,500, यानी कि फाइनल सेटलमेंट में वो हमें कम पेमेंट दे रहा है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जब फाइनल सेटलमेंट में हमें कम पेमेंट मिल रहा है, इसका मतलब 500 रुपए का हमारा जो है हमने उसको डिस्काउंट दिया है। यहाँ पर हम बैड डेब्ट सपोज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमारा डूब गया, डूबा नहीं है, वो सेटलमेंट कर रहा है, हमारा लेन देन जब हो रहा है पेमेंट कर रहा है वो, लेकिन उसने क्लियर किया है कि मैं 9,500 रुपए आपको दे रहा हूं, इससे मेरा अकाउंट क्लियर कर दीजिए, और हमने एग्री कर लिया। तभी तो हमने 10,000 की जगह 9,500 रुपए के लेकर के अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। तो उस टाइम पर हमारा क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट की। इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पर हमको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू किससे में पेमेंट मिल रहा है, अजय से, ठीक है। तो अमाउंट कितना कितना आएगा, हमें जो कैश में अमाउंट मिला है 9,500 रुपीज मिला है, 500 का हमने डिस्काउंट दिया है, टोटल पेमेंट जो था अजय का वो 10,000 का है, क्योंकि अजय पर जो हमारे ड्यू थे वो 10,000 रुपीज थे। तो हमें अजय का अकाउंट तो क्रेडिट करके 10,000 से पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा, फाइनल सेटलमेंट। क्योंकि अगर कुछ बैलेंस हम शो कर देते हैं 500 रुपीज का तो अकाउंट क्लियर नहीं होगा, ठीक। बाकी कैश हमें 9,500 मिल गया और डिस्काउंट अलाउड हमारा 500 रुपीज का हो गया। इसके बेस पर ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ये एंट्री अपनी कंपाउंड एंट्रियां भी हैं, यानी कि दो एक तरह एक साथ अमाउंट डेबिट हो रहे हैं इनमें भी, तो इन्हें कंपाउंड एंट्रियां भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री अपनी हो जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर कर देते हैं और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। तो जहां पर भी कैश डिस्काउंट होगा वहां उसकी एंट्री करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके बैलेंस पर हम एंट्री पास करते हैं, जिस पर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के हमारे व्हाट्सएप पर डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने कमेंट में दें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।